दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट से उनके एनुअल इन्वेस्टर मीटिंग में किसी ने ये पूछा था कि हम रिच कैसे बन सकते हैं। Mr. Buffett, how can I make $30 billion? Start young. स्टार्टिंग यंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट दैट डज नॉट मीन कि आप कॉलेज में हो, स्कूल में हो और आपने पैसे कमाना स्टार्ट नहीं किया है, बट आपने किसी और को देखकर, किसी और को सुनकर अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर दी है। तो ऐसा मत करो, बट द मोमेंट यू स्टार्ट अर्निंग, आप अपने पैसे इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो एज सून एज पॉसिबल। इसी के चलते मेरे दोस्त ने अपनी जॉब लगने के बाद मुझे कॉल किया और पूछा हाउ टू इन्वेस्ट इन SIP। वो एक बिगिनर था, इसलिए उसके दिमाग में काफी सवाल थे, जैसे मैं कैसे अमीर बन सकता हूँ SIP करके, इसका प्रोसेस क्या है, मुझे अपने पैसे एक साथ इन्वेस्ट करने चाहिए या फिर मुझे SIP करनी चाहिए हर महीने, मुझे कितना रिटर्न मिल सकता है, मुझे अपने पैसे कहाँ इन्वेस्ट करने चाहिए और मेरे पैसे डूबेंगे तो नहीं, और मैंने जिस ऐप में अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करी है अगर वो कल स्कैम निकले तो मेरे पैसों का क्या होगा, और अगर मुझे अपने पैसे विड्रॉ करने हैं कुछ सालों के बाद बट उस समय स्टॉक मार्केट गिर जाए तो मुझे क्या करना चाहिए। पहले इन्हीं क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताऊंगा आज की वीडियो में। सो आफ्टर दिस वीडियो आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हो बिना किसी डाउट के। सो वॉच टिल द एंड। वेयर शुड बी इन्वेस्ट, स्टॉक में या म्यूचुअल फंड में? वेल टू बी ऑनेस्ट, मैं आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करने का सजेशन नहीं दूंगा क्योंकि वो काफ़ी रिस्की होते हैं कंपैरेटिवली एक म्यूचुअल फंड के, तो वो आप एक्सपर्ट्स पे छोड़ दीजिए। मैं आपको म्यूचुअल फंड के बारे में बताता हूँ एक सिंपल एग्जांपल से। एक सोसाइटी मान लो, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, वहाँ पर एक लीडर है भिड़े और बाकी के सोसाइटी मेंबर सब मिलके ये सोचते हैं कि हमें थोड़े थोड़े पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, जिसके चलते वो सारे थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा करके भिड़े को दे देते हैं कि हमारे बिहाफ में पैसे इन्वेस्ट करें क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है। अब वो थोड़े थोड़े पैसे जब मिलकर भिड़े के पास आते हैं तो एक बड़ा अमाउंट बन जाता है। फिर भिड़े आगे जाकर उन पैसों को इन्वेस्ट करता है अलग अलग बैंक्स में, क्योंकि भिड़े को लगता है कि अगर वो सारे पैसे एक ही बैंक में रखेगा और कल वो बैंक डूब जाए तो वो सारे पैसे भी डूब जाएंगे। अब वो सोसाइटी हो गई आपका म्यूचुअल फंड, भिड़े हो गया आपका फंड मैनेजर जो आपके पैसे मैनेज कर रहा है और इन्वेस्ट कर रहा है आपके बिहाफ में सही जगहों पर, और बाकी के सोसाइटी मेंबर हो गए रिटेल इन्वेस्टर्स, आपके और मेरे जैसे जो पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और जिन बैंक्स में भिड़े ने अपने पैसे इन्वेस्ट करे वो हो गई कंपनीज जहां पर आपके पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं। दैट्स व्हाट म्यूचुअल फंड इज। इसमें दो टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं, एक्टिव और पैसिव। जैसे ये देखो ICICI टेक, ये एक एक्टिव फंड है। एक्टिव फंड्स में फंड मैनेजर के पास काफ़ी ज़्यादा काम होता है क्योंकि उसको एक्टिवली मैनेज करना पड़ता है वो फंड, जिसके चलते वो ज़्यादा फीस चार्ज करते हैं, जिसे अपन एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। जितना कम उतना ज़्यादा अच्छा, 2% तक भी जाता है एक्टिव फंड्स में एक्सपेंस रेशियो, और लॉन्ग टर्म में इवन आधा % का डिफरेंस, लाखों का डिफरेंस बन जाता है आपकी इन्वेस्टमेंट में। और ये होते हैं पैसिव फंड्स, जैसे ICICI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड्स। इसमें फंड मैनेजर के पास ज़्यादा काम नहीं होता, इसलिए इसका एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम होता है कंपैरेटिवली। अब आपको इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए? वेल, मैं प्रेफर करता हूँ इंडेक्स फंड, क्योंकि मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी यहीं से स्टार्ट करी थी। बिकॉज इन स्टॉक मार्केट इंडेक्स फंड्स को हम सबसे कम रिस्क की इन्वेस्टमेंट कंसीडर करते हैं, और वॉरेन बफेट ने भी इसके बारे में बहुत बार कहा है। The best single thing you could have done on March 11th, 1942, when I bought my first stock, was just buy an index fund. And I pointed out that if you'd put $10,000 in an index fund that reinvested dividends, and I paused for a moment to let the audience try and guess how much it would amount to, and it would come to $51 million now. And the only thing you had to really believe in then, America would progress as it has ever since 1776. अगर आपको लगता है कि इंडिया कंटिन्यूसली ग्रो करता जाएगा जैसा आज तक करता आया है, तो आपको इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इंडेक्स फंड्स में आती है टॉप कंपनीज जैसे रिलायंस, टाटा, ICICI, बजाज जैसी कंपनीज। जैसे ये देखो ICICI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड्स बेसिकली रेप्लिका होते हैं किसी की, जैसे सेंसेक्स की, निफ्टी 50 की, इसलिए इनको पैसे फंड्स में कंसीडर करते हैं क्योंकि इसमें फंड मैनेजर का काम काफ़ी कम होता है। उनको सिर्फ निफ्टी 50 को कॉपी करना है, दैट्स इट। दैट्स वाई इसका एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम होता है। 2021 के रिपोर्ट के मुताबिक 80% ऑफ द एक्टिव फंड अंडर परफॉर्म करते हैं। सिर्फ 20 से 26% एक्टिव फंड्स हैं जो इंडेक्स फंड्स को बीट कर पाते हैं। सो अगर आपको अपना दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है तो इंडेक्स फंड इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट आउट देयर। अगला है हाउ मच रिटर्न यू कैन एक्सपेक्ट। वेल, जब आप अपने पैसे इन्वेस्ट करते हो तो सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि आपकी इन्वेस्टमेंट एटलीस्ट FD से ज़्यादा रिटर्न ला कर दे, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है आपका पैसा इन्वेस्ट करने का। अगर अपन इंडेक्स फंड्स की बात करें तो उसने 13 से 15% का एवरेज रिटर्न दिया है इन द लास्ट 15 से 20 ईयर्स। इसमें कोई 100% श्योरिटी नहीं है, पूरे स्टॉक मार्केट में नहीं होती। ये एक हिस्टोरिकल डेटा है जिसको देखकर हम आपको ये बता रहे हैं। इसको मैं एवरेज रिटर्न इसलिए बोल रहा हूँ
क्योंकि बहुत लोग मुझसे ये पूछते हैं कि अगर मैं 3 साल इन्वेस्ट करूंगा तो मेरे पैसे डबल हो जाएंगे ना, एटलीस्ट 50% का रिटर्न तो मुझे मिल ही जाएगा, मेरे दोस्त को भी मिला था, वगैरह वगैरह वगैरह। इस चक्कर में बहुत लोग अपने पैसे गंवाते हैं। अगर आपके दोस्त ने कोविड क्रैश से पहले इन्वेस्ट किया होता तो वो बोलता कि मुझे 35% का लॉस हो गया, और वहीं अगर आपका दोस्त क्रैश के टाइम पे इन्वेस्ट करता तो वो मुझे बोलता कि मुझे 100% का प्रॉफिट हो गया 1 साल में। सो दैट्स व्हाट स्टॉक मार्केट इज। ये सब हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, इसलिए 2 से 3 साल के लिए स्टॉक मार्केट में मत आओ, एटलीस्ट 5 साल के लिए इन्वेस्ट करो ताकि आपको एक प्रॉपर रिटर्न मिल सके। अगला है हाउ कैन आई गेट रिच विद द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जितना ज़्यादा टाइम के लिए आप वेट करोगे आप उतना ज़्यादा पैसा कमाओगे। जैसे अगर मैं 10,000 की SIP कराता हूँ 15% के रिटर्न पे, तो मुझे 1 करोड़ करने में 18 साल लग जाएंगे, बट अगला 1 करोड़ करने में मुझे सिर्फ 4 साल, और उससे अगला करने में मुझे सिर्फ 2.5 साल। और ऐसा भी टाइम आएगा जब मैं हर साल 1 करोड़ रुपए कमाऊंगा, जैसे यहाँ पर। दैट्स वाई लोग कहते हैं कि आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दो ताकि आपको ज़्यादा बेनिफिट मिले। अगला आता है मैं SIP करूं या फिर लंप सम। वेल, इन सिंपल लैंग्वेज में अगर आप SIP करते हो एक फॉलिंग मार्केट में तो आपको ज़्यादा फायदा होता है, और अगर आप लंप सम करते हो एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते हो एक राइजिंग मार्केट में तो आपको ज़्यादा फायदा होता है। सिंपल सा फंडा है, अगर आप राइजिंग मार्केट में एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप उस स्टॉक या फंड को कम प्राइस में बाय कर रहे हो, तो जब वो ऊपर जाएगा तो आपको रिटर्न उस बड़े अमाउंट पे मिलेगा। वहीं अगर आप SIP करते हो तो रिटर्न आपको छोटे अमाउंट पे मिलता है, इसलिए लंप सम जीत जाता है। सो उसी फंडे से अगर आप SIP करते हो एक फॉलिंग मार्केट में तो आप छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करते हो जब मार्केट गिर रहा होता है, जिससे आपको ज़्यादा यूनिट और शेयर मिलते हैं, और जब वो ऊपर जाएगा तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और अगर मैं लंप सम करता एक फॉलिंग मार्केट में जैसे यहाँ, तो मैंने पीक पे बाय किया था, तो नेगेटिव रिटर्न उस बड़े अमाउंट पे लगेगा जिससे मुझे ज़्यादा लॉस होगा। बट एक स्टॉक मार्केट कब ऊपर चढ़ता है कब नीचे गिरता है ये हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बट देयर आर सम इंडिकेटर्स जिसको देखकर हम ये बता सकते हैं कि मार्केट ओवर वैल्यूड है या फिर अंडर वैल्यूड है। जैसे बफेट इंडिकेटर, मार्केट कैप टू GDP रेशियो। अगर इसका रेशियो 0.7 से कम है दैट मीन्स कि मार्केट अंडर वैल्यूड है, जिसका मतलब ये है कि एक अच्छा टाइम है पैसे इन्वेस्ट करने का। अगर इसकी वैल्यू 0.7 से 1.2 के बीच है तो ये मार्केट फेयर वैल्यूड है, और अगर इसकी वैल्यू 0.2 से ज़्यादा हो गई तो ये मार्केट ओवर वैल्यूड हो जाता है। दैट मीन्स कि मार्केट कभी भी गिर सकता है। जैसे अगर आप अभी का चेक करोगे तो ये है मार्केट कैप, ये है GDP, आफ्टर डिवाइडिंग ये आता है 0.96। दैट मीन्स कि मार्केट फेयर वैल्यूड है, अभी ओवर वैल्यूड नहीं है। अगला सवाल ये आता है कि क्या हम SIP और लंप सम एक साथ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, और आपको साथ ही करनी चाहिए जिससे आपको दोनों का बेनिफिट मिलेगा। बट सबसे पहले आपको SIP करनी चाहिए क्योंकि उससे आपकी इन्वेस्टमेंट हैबिट भी बनेगी, और SIP कम रिस्की होता है कंपैरेटिवली लंप सम के। बट सपोज अगर आप लंप सम करते हो, एक सही समय देखकर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, बट फिर भी आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, सिर्फ 2 से 3% मैक्स डिफरेंस आता है। और अगर आप SIP करते हो और फ्यूचर में मार्केट क्रैश आता है और आपको लगता है कि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो उस समय आप लंप सम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अपने SIP के ऊपर। दैट वे आपको दोनों का बेनिफिट मिल जाएगा। सो अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े हैं तो जब भी मार्केट गिरे उनको इन्वेस्ट कर दिया करो अपने SIP के ऊपर, बिकॉज दैट वे आपको वो शेयर और म्यूचुअल फंड कम प्राइस पे मिल जाता है, और जब वो ऊपर जाएगा तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। अगला सवाल ये आता है कि क्या मैं अपनी SIP रोक सकता हूँ अगर मेरे पास पैसे खत्म हो जाए? तो बिल्कुल आप रोक सकते हो। ये सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करती है। आप अपनी SIP को रोक सकते हो, उसको बढ़ा सकते हो, आप जब चाहो अपनी इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ भी करा सकते हो। बहुत ही फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट होती है, आप जिस तरह चाहो उस तरह आप इन्वेस्ट कर सकते हो, बंद कर सकते हो। आप ये भी चेक कर सकते हो कि आपके म्यूचुअल फंड में कितनी कंपनीज है और कौन सी कंपनीज है, उस फंड को चलाने वाला फंड मैनेजर कौन है, उसका एक्सपीरियंस कितना है, और आपके म्यूचुअल फंड ने लास्ट के 4-5 सालों में कितना रिटर्न दिया है, आप वो सब चीज़ देख सकते हो। अगला सवाल ये आता है कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट कहाँ से करनी चाहिए। वेल, पर्सनली मैं ज़ीरोधा और ग्रो यूज़ करता हूँ। अगर मुझे म्यूचुअल फंड इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करना है तो मैं ग्रो यूज़ करता हूँ, और अगर मुझे इंडिविजुअल शेयर्स और स्टॉक बाय करने हैं वगैरह कुछ भी ऐसी चीज़ें करनी है तो मैं ज़ीरोधा यूज़ करता हूँ। मुझे दोनों का यूज़र इंटरफेस काफ़ी सही लगता है। अगर आपको अपना अकाउंट खुलवाना है तो लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन पे है। अगर आप अपने पैसे इन्वेस्ट करते हो किसी भी ऐप के थ्रू और वो ऐप कल जाके बंद हो जाती है तो आपको लॉस नहीं होगा, क्योंकि ज़ीरोधा, ग्रो, अप स्टॉक्स ये इंटरमीडिएट है, दे डू नॉट हैव एक्सेस टू योर फंड, तो आपके पैसे विड्रॉ करके भाग नहीं सकते। अगर आपने इंडिविजुअल शेयर्स और स्टॉक बाय कर रखे हैं सपोज ज़ीरोधा में, तो वो शेयर्स और स्टॉक आपके डीमेट अकाउंट में होते हैं जो CDSL और NSDL के डिपॉजिटरीज में डिपॉजिट होते हैं, जो सेबी रेगुलेटेड है एंड इट इज़ क्रिएटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो वो पैसे आपके एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के पास होते हैं। जैसे अगर आपने ICICI निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर रखा है
तो वो पैसे आईसीआईसीआई के पास होंगे, जो आप बैंक में जाके कंफर्म भी कर सकते हो। वो आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेंगे, वो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आपके मेल पे होगी एज PDF जब आपने पहली बार अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी होगी उस फंड में। अगला सवाल ये आता है कि अगर आपको अपने पैसे विड्रॉ करने और उसी वक्त स्टॉक मार्केट गिर गया और आप लॉस में चले गए तो आपको क्या करना चाहिए। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, मार्च 2009 में आपने अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी और आपको फेब 2020 में अपने पैसे निकालने, बट उसी वक्त स्टॉक मार्केट क्रैश आ गया। वेल ऐसे टाइम पे आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, इसलिए कहते हैं कि आपको उतने ही पैसों को इन्वेस्ट करना चाहिए जिनकी आपको जरूरत नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए। बिकॉज अगर आप बियर मार्केट में अपने पैसे निकालोगे तो आपको लॉस होगा, और अगर आप उन पैसों को बुल मार्केट में निकालोगे जब वो पीक पे है तो आपको प्रॉफिट भी होगा। बट बुल मार्केट, बियर मार्केट, ये हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, इसलिए आपके पास गोल्स होने चाहिए जिसके अकॉर्डिंग आप अपने पैसे इन्वेस्ट करो। जैसे अगर मैं अपने पैसे यहाँ से निकालता तो मुझे लॉस होता, बट अगर मैं थोड़ा वेट करता तो इवेंचुअली मुझे प्रॉफिट भी होता। बट अगर आपके गोल कंप्लीट हो जाए और आप ये सोच रहे हो कि अभी ये और बढ़ेंगे, तो ऐसा मत सोचो। द मोमेंट आपके फाइनेंशियल गोल कंप्लीट होते आप अपने पैसे विड्रॉ कर दीजिए। आखिरी सवाल ये है कि कितना टैक्स लगता है। अगर आप अपने शेयर 1 साल से पहले बेच दोगे तो वो प्रॉफिट हो जाएगा शॉर्ट टर्म गेन्स, जिसपे आपको 15% का टैक्स लगेगा प्रॉफिट पे। और अगर आप अपने शेयर 1 साल से ज़्यादा होल्ड करते हो तो वो हो जाते हैं लॉन्ग टर्म गेन्स, जिसके चलते आपको 1 लाख प्रॉफिट का रिबेट मिलता है। मतलब आपको 1 लाख प्रॉफिट तक 0 टैक्स लगेगा। 1 लाख प्रॉफिट के ऊपर वाले पैसों में आपको टैक्स देना पड़ेगा, वो भी सिर्फ 10%। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप क्या कर सकते हो जिससे आपको 0 टैक्स देना पड़े। एक एग्जांपल से बताता हूँ। मान लो मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे एक म्यूचुअल फंड में। अब 2 साल बाद उसमें मुझे प्रॉफिट होने वाला था 1 लाख, बट 1 लाख पहुंचने से पहले मैंने उस इन्वेस्टमेंट को सेल कर दिया। अब मेरे हाथ में आ गए 2 लाख के आसपास। अब मैंने उन्हीं पैसों को फिर से उसी म्यूचुअल फंड में अगले ही दिन इन्वेस्ट कर लिया, और फिर से जब वो 1 लाख का प्रॉफिट होने वाला होगा मैं उसको सेल कर दूंगा, और फिर से मैं यही प्रोसेस को रिपीट करूंगा। दैट वे मुझे 0 टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि 1 लाख का प्रॉफिट रिबेट होता है। इसे कहते हैं टैक्स हार्वेस्टिंग मेथड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो।